कि योगी आकर के मेरे से डायरेक्ट बात करे, मैं उससे उसके आमने सामने बात करूंगा। तूने कौन सा विकास किया, कहाँ विकास तेरा दिखाई दे रहा है? मुझे व्यक्ति है जो कि जाके कुर्सी पे बैठा है, बाकायदे उसको पैसे मिलते हैं और हेलीकॉप्टर से चल रहा हमारे पैसे से, उसके खानदान के पैसे से नहीं हो रहा है, वो हमारे पैसे से। हम एक गमछा खरीदते हैं, एक पेन खरीदते हैं, एक कापी और किताब खरीदते हैं, उस कापी किताब से जो टैक्स मिलता है वो इसको साजिश और एक चाल है कि एक राज्य को आप हार जाइए, दूसरे राज्य को आप जीत लीजिए। जैसे ममता बनर्जी वहाँ पे थी तो नरेंद्र मोदी वहाँ गया तो कहता है 3 मई 2 मई क्या कहता है कि आई और दीदी। मुझे ऐसा लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू एक जैसे कठपुतली हो गई हैं। जैसे खेतों में एक वो डंडा डाल करके बना दिया जाता है, एक आदमी खड़ा कर दिया जाता है, कोई जानवर ना आए, सब लोग डरते हैं। वही हालत, वही स्थिति से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर रहे हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। शहरों पे बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े कार्यक्रम हमने दिखाए हैं आपको, बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू भी लिया है, लेकिन अब आ चुके हैं गाँव में। गाँव की बात करते हैं एक बार। गाँव में ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, मजदूरी करने वाले लोग कैसे रहते हैं, इनकी स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। किस तरीके से किसान किस हाल में, किस बेहाली में जीने के लिए मजबूर है, वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि लोग रोपाई कर रहे हैं और दिन भर रोपाई करते हैं, कभी धूप भी होती है, कभी बरसात भी आती है, तो दोनों चीज़ें सहन करने के बाद ये लोग मजदूरी करते हैं। मजदूरी कितनी मिलती है, जो मजदूरी मिलती है, क्या उससे इन किसानों का गुजारा हो पाता है इस महंगाई में? जैसा कि मैंने एक वीडियो पिछले दे दी कि निवालों पे लगा टैक्स, निवालों पे टैक्स लगने के बाद किसान की क्या स्थिति है। जीएसटी सरकार आए दिन बढ़ाती जा रही है। अब तो खाने की चीज़ों में भी, राशन में भी जीएसटी लागू हो गई है। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार हम दशा दिखाने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। जानना चाहेंगे पहले कि किसानों की स्थिति क्या है, मजदूरी कितनी मिलती है और ये बीज कहाँ से आता है, इसका लागत कितना होता है। तो तमाम प्रकार के सवाल हैं जो हम किसानों से जानने की कोशिश करेंगे। एक बार कोशिश करेंगे बात करने की। हाँ, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? धन्यवाद पहले आपकी रिपोर्टिंग की। आप अपनी टाइम निकाल कर मतलब किसानों के बीच आए और आपका धन्यवाद है जी। और आप बीज के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ, बीज ये जो आता है ये पहले कहाँ लगता है? ये बीज के बारे में तो किसान बता ही देगा, ये तो बात कन्फर्म है, बता देगा किसान। बशर्ते जो कृषि मंत्री, इसमें पता न कौन है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे, वो कृषि मंत्री से पूछना चाहिए। आप अपने मीडिया के माध्यम से आप कृषि मंत्री से पूछिए कि भाई बीज आता कहाँ से है, कैसे आता है। तो होता यूँ है कि हम लोग जाते हैं बीज भंडार से और बीज लेकर आते हैं तो 15-20 दिन 25 दिन लग जाता है। बीज को छोटी छोटी क्यारियाँ बना के डालते हैं और उसमें होता है 20-25 दिन के बाद हम लोग फिर रोपाई करते हैं। अच्छा, ये जो आप बीज बता रहे हैं भंडार से ले आते हैं, उसकी लागत कितनी होती होगी? अरे उसकी लागत तो बहुत होती है, 150, 200, 300 रुपया किलो धान मिलता है और फिर ये प्राकृतिक की मार भी झेलनी पड़ जाती है। अच्छा, डीएपी वगैरह जो खाद बीज होते हैं वो तो बहुत महंगी हो गई है। कहीं ना कहीं किसान जो है महंगाई की मार झेल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आप मजदूरी क्यों कर रहे हैं? ये शहर में भी कर सकते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें, तो यहाँ पे इस कड़कड़ाती धूप में मजदूरी क्यों? किसी कारणवश छोटा सा ब्रेक ले लिए थे, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और ये रोपाई करते करते यहाँ तक आ गए हैं और खेत की ये जो एंडिंग है, तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। हाँ चाचा, ये बताएं थोड़ी सा, एक बार फिर से टाइम दें। ये जो आपका है ये थोड़ी टाइम लगेगा जो आप अपना काम कर सकेंगे। हाँ, तो हम ये पूछ रहे थे कि जिस तरीके से सरकार योजनाएं ला रही हैं और कहती है हमने रोज़गार देने का काम किया, रोज़गार के बावजूद भी ये खेतों में इतने कम समय, इतने कम मजदूरी में और इस कड़कड़ाती धूप में, बरसात में आप लोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? अरे रोज़गार की आप बात कर रहे हो ना, रोज़गार कहीं नहीं है।
क्यों सरकार तो दावा कर रही है हमने करोड़ों दावा उसके दावा फेल हैं। वो तो जुमलेबाज की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जो जुमलाबाज है। और एक ताड़ी पाड़ बैठा है, क्या नाम उसका है, अमित शाह बैठा है। और एक ये बैठा है, क्या नाम है, अरे योगी बैठा है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के। सिर्फ ये जनता को गुमराह करने के लिए ये सरकार बैठी है और कुछ काम नहीं कर रही है। कह रही है कि क्या नाम है, रोजगार कहाँ दिखाई देता है। जहाँ पर हम शहरों में 800 900 रुपया कमाते, वहाँ 300 400 रुपये कमाने में हम लोग मजबूर हो चुके हैं। इसलिए जब खेतिया का काम आता है तो हम अपने गांव में चले जाते हैं, इस गांव में काम करते हैं। अच्छा, ये मजदूरी कितनी मिलती है? आप जो ये दिन भर करते हैं इसकी मजदूरी कितनी आती है? अरे इसकी मजदूरी 200 रुपये आती है, 200 रुपीज़। 200 रुपये। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मजदूर मजबूर हैं मजदूरी करने के लिए कि 200 रुपये में। आप सोचिए कि जीएसटी रोज़ लागू हो रही है और इतने महंगाई में 200 रुपये लोग कैसे कर पाते होंगे, कैसे गुजारा होता है। बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तमाम प्रकार की चीज़ें। ये बताइए कि बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, बच्चे कौन सी क्लास में हैं? ये 12वीं कर चुके हैं दोनों। अच्छा, 12वीं कर चुके हैं। ये बताइए कि कहीं ना कहीं बच्चों के फीस में तो ज़्यादा पैसा लगता होगा, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तमाम प्रकार की चीज़ें, कैसे एडजस्टमेंट हो पाता है? एडजस्टमेंट कहीं नहीं हो पाता भाई। अब जैसे एक बैसाखी होती है, बैसाखी के सहारे जिस तरह चला जाता है उस तरह से हमारी ज़िंदगी चल रही है, बैसाखी के सहारे। और जिस तरह से प्रॉपर जिया जाता है उस तरह से ज़िंदगी नहीं जिया जा रहा है। क्योंकि पहले एक स्मृति ईरानी थी जो भाजपा में थी, पता नहीं कौन थी, कहाँ की रहने वाली है, पता नहीं क्या कौन सी है। वो जब गैस बढ़ता था तो गैस सिलेंडर सर पे ले करके और दौड़ती थी, कहती गैस महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया। अब उस स्मृति ईरानी को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि गैस 1100 और 35 रुपये में यहाँ इस समय एजेंसी पे मिल रहा है। आप बताइए कि 1100 रुपये गैस हो गया है, ये दशा है मजदूरों की। उज्ज्वला योजना भी कहीं ना कहीं फेल है। अच्छा, दूसरा हम ये जानना चाहेंगे कि जो है किसानों की स्थिति इतनी बद से बदतर है और दूसरा वहीं करोड़ों रुपए के फूल बरसाए जा रहे हैं कांवड़ियों पे, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात पूछी है, ये हकीकत रियल है। योगी अनपढ़ आदमी है, जो पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसको शिक्षा का ज्ञान तो है नहीं। वैसे धक्केशाही से इत्तेफाक से ईवीएम के सहारे इन लोगों की सरकार बन गई और ये सरकार चला रहे हैं और ISPCS हो करके इनके चरणों को धो रहे हैं जो कांवड़ लेके चल रहे हैं। और ये इसमें कांवड़ लेके चलने वाला कोई ब्राह्मण ठाकुर नहीं बनिया नहीं होगा। इसमें कांवड़ लेके चलने वाले वही जो हैं अशिक्षित हैं, जिनको अंधविश्वास का पता नहीं, जो पाखंड का पता नहीं, और यही वो लोग हैं जो कि ये कांवड़ ढोते हैं। और ISPCS जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनके चरण को धो रहे हैं। इससे तो बढ़िया है पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। अरे पढ़ाई लिखाई करने से क्या फ़ायदा? हम ISPCS क्यों हम बने? ISPCS बनने का हमें कोई फ़ायदा तो है नहीं। फ़ायदा जब होता जब उस पद की गरिमा हमको समझ में आती कि हमारा पद है, हमारी गरिमा है। लेकिन देश का जो मुख्यमंत्री है, ऐसी विडम्बना है कि जो अनपढ़ है, उस इसीलिए हमारे जो जितने लोग हैं, सरकारी कर्मचारी लोग हैं जो हैं, सबको अनपढ़ बना करके और इन कांवड़ियों को, जो अशिक्षित कांवड़ियाँ, इनके ऊपर फूल बरसाया जा रहा है। और इस योगी को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि महंगाई कितनी मार लोग यहाँ किसान और मजदूर झेल रहे हैं, उसको यह समझ में नहीं दिखाई दे रहा। खाली ये बात बोलता है कि हमने विकास किया। इसने विकास के नाम पर, मैं चैलेंज देता हूँ आपके मीडिया के, आपके माध्यम से, कि योगी आकर के मेरे से डायरेक्ट बात करे, मैं उसके आमने सामने बात करूँगा। तूने कौन सा विकास किया, कहाँ विकास तेरा दिखाई दे रहा है, मुझे बता दे। आज हम लोग महंगाई के मार से इतनी ज़िंदगी बदतर से जी रहे हैं कि हम लोग खुद जान रहे हैं। वो तो अनपढ़ व्यक्ति है जो कि जाके कुर्सी पे बैठा है, बाकायदे उसको पैसे मिलते हैं और हेलीकॉप्टर से चल रहा, हमारे पैसे से, उसके ख़ानदान के पैसे से नहीं हो रहा है, वो हमारे पैसे से। हम एक गमछा खरीदते हैं, एक पेन खरीदते हैं, एक कापी और किताब खरीदते हैं, उस कापी किताब से जो टैक्स मिलता है वो इसको मिलता है। ये जो बैठा है, इसके जितने कर्मचारी लोग, जितने भाजपा के लोग हैं, वो हमारे पैसों से इनके बेटा और बेटी लंदन, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, कोरिया में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे, हम लोगों के ऊपर इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी रख दिया है
कि हम लोग अपने बच्चों को चाह करके भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन जनता ने उत्तर प्रदेश की चलते हुए बात करते हैं, आपका काम ज़्यादा वो ना हो, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर से योगी जी पे विश्वास किया और फिर से इनको भारी मतों से विजयी बनाया, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ने योगी का विश्वास नहीं किया। योगी का किसी ने विश्वास नहीं किया कि योगी को विश्वास करके योगी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इन पे भाजपा वालों में अगर दम है, अगर ये सच्चे ईमानदार नेता लोग हैं, तो एक बार ईवीएम मशीन को हटा करके और एक साइड में रख के बैलेट पेपर से ये लोग अगर ये बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाएं, तब इनको पता चलेगा कि इनकी औकात कितनी है और कितनी नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि जिस राज्य में हम हार गए उस राज्य में भी तो ईवीएम मशीन थी। इन लोगों की एक साजिश एक चाल है, इनकी साजिश और एक चाल है कि एक राज्य को आप हार जाइए, दूसरे राज्य को आप जीत लीजिए। जैसे ममता बनर्जी वहाँ पे थी तो नरेंद्र मोदी वहाँ गया तो कहता है 3 मई 2 मई क्या कहता है कि आई और दीदी गई, 2 मई आई दीदी गई। वहाँ का बंगाल का इन्होंने जो इलेक्शन हारा, इन्होंने जान के हारा क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश को जीतना था। सबसे भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य कोई है नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश को इनको जीतना बहुत ज़रूरी था। तो देखिए, भाजपा कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों के लिए या फिर कह ले SC ST OBC को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने काम किया है और अभी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीदें हैं? हम तो देखो द्रौपदी मुर्मू जी को सलाम करते हैं, नमस्कार, कोटि कोटि नमन करते हैं कि आप दलित महिला हैं जो कि राष्ट्रपति के पद पे आसीन हुई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू एक जैसे कठपुतली हो गई हैं। जैसे खेतों में एक वो डंडा डाल करके बना दिया जाता, एक आदमी खड़ा कर दिया जाता, कोई जानवर ना आए, सब लोग डरते हैं। वही हालत, वही स्थिति से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। आप पहले की देख लीजिए राष्ट्रपति को, जैसे पहले के राष्ट्रपति राम गोविंद राम थे। राम गोविंद राम को सीढ़ियों से भी नहीं चढ़ने दिया गया, सीढ़ियों के नीचे ही बैठा दिया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। मंदिर में नहीं उनको घुसने दिया गया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत की, ये पाखंडवाद है। क्योंकि गरीब वो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भाजपा की सरकार एकदम निकम्मी है कि सबका साथ सबका विकास कहने के साथ साथ सबका विश्वास भी होना चाहिए। इसके अंदर विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए ये निकम्मी सरकार है। जनता को अगर आपके मीडियम के माध्यम से बता रहा हूँ कि जनता को ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को देखो, तुम्हारे बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके आप किस रास्ते क्या कमा रहे हैं, क्या नहीं कमा रहे हैं, कितनी उनको नौकरियां मिल रही हैं। ये देखो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहा था। आज आप ही अपने मीडियम के माध्यम से सब पूरे दुनिया को, पूरे भारत को फैला के दिखा दीजिए कि 2 करोड़ किस गाँव में कहाँ कहाँ नौकरियाँ मिली हैं। एक नंबर की झूठी सरकार, एक नंबर की जुमलेबाज सरकार, ऐसी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। यह इतना गद्दार सरकार है जिसने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास होगा, भारत डिजिटल इंडिया बनेगा। कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि भारत डिजिटल इंडिया बना है, और समझ में नहीं आ रहा कहाँ दिखाई दे रहा, कहीं दिखाई हमको दे नहीं रहा कि डिजिटल इंडिया कैसी होती है कैसी नहीं होती है। अच्छा, ये जो तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार में मजदूरों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, ये किससे उम्मीद है, किस सरकार से? मुझे किसी सरकार से उम्मीद नहीं है। मुझे आने वाले समय में वर्तमान में अगर किसी की भी सरकार आ जाती है, अगर सही काम करती है तो वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। चाहे भाजपा हो, उम्मीद नहीं किया जा सकता। नहीं, उम्मीद नहीं करेंगे। चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जो सच्चा काम करेगी वही मेरे ऊपर विश्वास है। नहीं तो मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। चाहे कोई भी सरकार 100 आ जाए, मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ दिखाई दे रहे हैं? अरे भैया, तू मोदी, तुमसे मैं यही बात कह रहा हूँ, तुम एक काम कर दो, मेरे बुरे ही दिन मुझे वापस लौटा दो। मुझे अच्छे दिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुरे ही दिन में मुझे 400 रुपये का सिलेंडर भी मिलता था। आज तुम्हारे शासनकाल में 1135 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। और तुम्हारे एक नेता जो है, तुम्हारी एक नेता स्मृति ईरानी है, जो
सिलेंडर को लेके सर पे घूमती थी, हाय 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 सिलेंडर, हाय 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 सिलेंडर करके बोलती थी। आज वो कहाँ गई? अरे उसको क्या, किस बिल में घुस गई, किस देश को चली गई, कहाँ इस देश को छोड़ के भारत को चली गई, आज उसका पता नहीं चल रहा है। 99 करोड़ रुपया उसकी संपत्ति हो गई है। आज कोई भाजपा का मंत्री कोई पूछने वाला नहीं है कि तेरे पास इतनी रुपया कहाँ से आई। 1135 रुपये का सिलेंडर हो गया। हमारे बुरे दिन वापस कर दे, हमको अच्छे दिन, तेरे मोदी तेरे अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए। लेकिन इस सरकार ने तो फ्री राशन दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? फ्री का राशन मिल रहा है तो महंगाई क्या असर डालेगा आप लोगों पे? अगर फ्री का राशन वाली बात है तो हम किसान हैं, इतने मर नहीं गए हैं, हम किसान इतने मर नहीं गए हैं। मोदी को बोल दे, उसके गांव वालों को बोल दो, कहाँ का रहने, गुजरात का रहने वाला, उसके गांव वालों को बोल दो या मोदी को बोल दो, 5 किलो राशन देते हैं, पूरे महीने के खर्चा उठा कर देखे हो 5 किलो राशन में कैसे खर्चा चलती है, तब उसको पता आ जाएगा। मसूर की दाल खाता है और वो दाल 4000 रुपये किलो की खाता है। सब्जी खाता है तो 5000 रुपये किलो की सब्जी खाता है, और हमको 5 किलो राशन देके क्या हमारी ज़िंदगी पार हो जाएगी? क्या हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा? क्या हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। यह सरकार इतनी गद्दार सरकार है जो कि गरीबों को, सिर्फ गरीबों को ही दबाना चाहती है, अमीरों को अमीर बनाना चाहती है और गरीबों को गरीब बनाना चाहती है। ये ऐसी ही सरकारें भारत की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे टाइम दिया और हमने एक बार दिखाने की कोशिश की ज़मीनी हकीकत, ज़मीन से जुड़ी हुई हकीकत। गांव की बात करते हैं, रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक की जो बात करते हैं, गांव की चीज़ें हमने आपको आज रूबरू करवाया और किसानों से बात करवाया। तो आपने जैसा कि बात करते हुए देखा, ऐसा नहीं है किसान जागरूक नहीं, किसान हर चीज़ जानता है लेकिन मजबूर है वो मजदूरी करने के लिए। आपकी क्या राय है? और भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन मौसम थोड़ी ख़राब है, दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये मेरी कोशिश, मेरा बात करना, किसानों से जाके उनका हाल जानना, कैसा लगा ये प्रयास आप ज़रूर बताएं। और मेरी कोशिश है कि आपकी अगर आती है सकारात्मक प्रतिक्रिया आती है तो हम ऐसे ही और भी लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि ये जो इलाका पड़ता है, जो एरिया पड़ती है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भूमिहीन किसान रहते हैं। यहाँ पे किसान नहीं है, वो बटाई कह सकते हैं, बटाई पे जो होता है खेत, उस तरीके से काम करते हैं और वो मजबूर है काम करने के लिए। और लोग क्या कहते हैं, किस तरीके की उनकी राय है, कितना खेत है, क्या जो मजदूरी मिलती है, और ये मजदूरी की बात करें तो ये समय समय पे होता है। खेत की रुपाई या फिर जो खेत का काम होता है हमेशा नहीं चलता है। यहाँ पे केवल गेहूं कटाई होती है तब मजदूर को काम मिलता है, रोजगार मिलता है, और जब रोपाई होती तब मिलता है। तो बाकी के दिनों में किसान क्या करते हैं, कैसे इनका गुजारा हो पाता है, बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें कहाँ से पूर्ति हो पाती है, ये हम आप लोगों को लाइव दिखाएंगे और किसानों से जाके उनके बीच जाने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए